जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 2025। जी हाँ दोस्तों, इसी साल इसी वर्ष आने वाला क्वेश्चन। आज मैं आपको 10 महत्वपूर्ण परिभाषा बताऊंगा या 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आप समझ सकते हो, वो भी 5-5 नंबर वाला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, ननर समीकरण। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबोया जाता है। मैंने क्या बोला कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे भाई, ई नॉट, है ना, ई नॉट से लिखते हैं या ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब रही बात कि सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो सूत्र होता है ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे एन log 1/m प्लस दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज। ये रहा मेरे भाई इसका सूत्र। मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, मैंने परिभाषा बता दिया। उसका किससे लिखते हैं, ई नॉट से लिखते हैं, ये भी बता दिया, सूत्र भी बता दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, जैसे लिखा है इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपका 3 नंबर या 5 नंबर पक्का हो सकता है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक लिखते हो तो 5 नंबर पूरा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट 5 नंबर में आता है मेरे भाई। केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बादशाह क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में पूछा जाता है। इसका आंसर की बात की जाए मेरे भाई, तो वह अभिक्रिया जिसके प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु, मैंने क्या बोला, अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मैंने क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, है ना, प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, वह शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब रही बात कि इसका उदाहरण क्या होता है भाई, उदाहरण की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, सूर्य की जो प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, तो करना क्या मेरे भाई, H2 + Cl2 से आपका क्या बन जाएगा, 2HCl, किसके उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। ठीक, तो ये आपको पूरा लिखना होगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक। जब तक आप पूरा नहीं लिखते हो जब तक आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछाएगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका व्यंजक लिखिए। ठीक, तो व्यंजक भी आपको लिखना होगा। व्यंजक में करना क्या है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर KT है। ठीक, फिर अब रही बात कि x क्या है, तो x आपका अभिकारक है, a क्या है, तो a की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है, और k क्या है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। बस इतना करना है भाई, शून्य कोट की अभिक्रिया इतना ही आपको लिखना है। जैसा कि आप इतना लिखते हो ना तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में केमिस्ट्री पर, फिजिक्स पर, मैथ पर मिलता रहे तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। और आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि हर एक कमेंट का इंतजार करता हूं। ठीक, चलिए बात करता हूं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन का उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछाएगा कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको हेडिंग डालना होगा वास्तविक विलयन। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। मैंने क्या बोला कि यह एक समांग तंत्र है। ठीक, समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। इनके कणों या इन कणों का व्यास या इनके कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात की जाए मेरे भाई, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूरिया, चीनी। ठीक, मैंने भाई इतना आपको करना है, वास्तविक विलयन आपका कंप्लीट। फिर हेडिंग डालना होगा कोलाइटिव विलयन। अब कोलाइटिव विलयन के अंदर क्या लिखना है कि यह एक विषमांगी तंत्र है। यहाँ पर क्या था, एक समांगी तंत्र था, मतलब समांग तंत्र था। यहाँ पर क्या लिखना है कि मतलब कोलाइटिव विलयन के अंदर क्या लिखना है, यह एक विषमांग तंत्र है। कोलाइटिव विलयन भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं, है ना, भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलय के कणों का व्यास 10⁻⁴ सेंटीमीटर से, है ना, 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, है ना। इन्हें क्या लिखा है मेरे भाई, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा सकता है। इसमें क्या था, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा सकता है। बस इतना ही फर्क है, कोलाइटिव विलयन में वास्तविक विलयन में इतना ही फर्क है। बात की जाए मेरे भाई उदाहरण क्या है इसका, तो उदाहरण की बात की जाए तो गोंद हो जाएगा, जिलेटिन हो जाएगा इत्यादि, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि,
है ना, या इत्यादि। तो वास्तविक विलयन, कोलाइटिव विलयन के मैंने दोनों परिभाषा एक ही में बता दिया। ये 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन, पेप्टिकण। पेप्टिकण क्या है? पेप्टिकण से आप क्या समझते हैं? आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछा गया कि पेप्टिकण किसे कहते हैं, पेप्टिकण को परिभाषित कीजिए, ठीक, उदाहरण देकर। तो आपको लिखना क्या है भाई, क्वेश्चन आपको ये लिखना है कि पेप्टिकण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। पेप्टिकण की जो विधि होती है स्कंदन के विपरीत होती है। अब रही बात कि सर स्कंदन क्या है, स्कंदन भी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी बता रहे हैं पूरा, देखो तो यार। तो क्या लिखना है, पेप्टिकण की विधि स्कंदन के बिल्कुल विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइटिव विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकण कहा जाता है, ठीक, पेप्टिकरण कहते हैं। मैंने क्या बोला, पेप्टिकण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइटिव विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकण कहते हैं। जैसे FeOH का होल ट्राइथ, ये रहा उदाहरण, बस एक ही उदाहरण आपको लिखना है ना। तो ये से बोलते क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। मतलब भाई चौथा नंबर भी आपका कंप्लीट। ये डायरेक्ट 3 नंबर या 5 नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो करना क्या है, सीरियसली अभी हो जाइए और इसको तैयार जरूर कर लेना, ठीक। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है स्कंदन से आप क्या समझते हैं, स्कंदन किसे कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइटिव विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है, ठीक। तो इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइटिव विलयन अवक्षेपित हो जाता है या फिर नीचे बैठ जाता है, तो इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। अब रही बात कि इसका उदाहरण क्या होता है, जब तक आप उदाहरण नहीं लिखते जब तक इसका पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो करना क्या भाई, उदाहरण जरूर लिखना है, ठीक। चलिए उसको देख लेते हैं। तो उदाहरण में आपको हेडर डालना होगा उदाहरण, फिर लिखना क्या है, स्कंदन की विधियां। पहले नंबर क्या लिखना है, वो उबाल करके, दूसरा नंबर क्या लिखना है, ठंडा करके, तीसरा नंबर क्या लिखना है, विद्युत अपघट्ट को मिला करके, ठीक है भाई। तो आपको ऐसे अगर आप करते हो पूरा, अगर इतना आप लिखते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 6वां नंबर लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार लगातार पूछा चुका है। केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलराउस के नियम किसे कहते हैं। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग सहित समझाइए, ठीक। अनुप्रयोग भी जरूरी होता है, बहुत बच्चे अनुप्रयोग नहीं लिखते हैं तो उसका नंबर काट लिया जाता है। तो ध्यान रहे कोलराउस का नियम तथा उसका अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है भाई। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, इससे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है कि अनंत कोलराउस का नियम आपको हेडर डालना होगा, फिर उसके अंदर क्या लिखना है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, इससे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। ये रहा दोस्तों एम अनंत का निशान है ना, एन प्लस क्या है धनायन संख्या है, एन माइनस क्या है ऋणायन संख्या है, ठीक। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, है ना। आपको ऐसे है बिल्कुल करना है। अब इतना करने के बाद आपको हेडर डालना होगा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग कम से कम 2 अनुप्रयोग तो बिल्कुल कंपलसरी है लिखना, ठीक है भाई। तो पहला अनुप्रयोग क्या लिखना है, वही अनुप्रयोग लिखिए जो आसान हो याद करने में, ठीक। पहला में क्या लिखा है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। मैंने क्या बोला, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक है भाई। अनुप्रयोग के अंदर पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर कहता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऐसे ही आपको करना है। अगर आप इतना करते हो तो 5 नंबर आपका यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर लिखा है हेनरी के नियम। जी हाँ दोस्तों, हेनरी के नियम किससे कहते हैं, है ना। इसका आपको उदाहरण देकर आपको समझाना होगा या इसका सूत्र लेकर देकर आप समझिए, ठीक। तो काफ़ी कंपलसरी हो गया है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट तो है ही मेरे भाई। क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी के नियम कहते हैं। फिर क्या करना है भाई, एम समानुपाती पी, तो समानुपाती निशान जब हटाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक के जुड़ जाएगा, ठीक। तो एम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको ध्यान देना मेरे भाई, एम आपका क्या है, तो एम आपको घुली हुई गैस की मात्रा है, के आपकी क्या है, तो समानुपाती स्थिरांक है, पी आपका क्या है, साम्य पर गैस का दाब है। तो मेरे भाई बस इतना ही करना है आपको। हेनरी के नियम अगर आप इतना लिख देते हो तो काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ से उठा सकते हो, ठीक। और आने के चांसेस भी पाई जाती है, क्योंकि 3 ही नियम आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलराउस के नियम, हेनरी के नियम, राउल्ट के नियम। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम, ठीक है भाई, जिसका नाम 7वां नंबर पर आता है, ठीक। चलिए उसको देख लेते हैं। मेरा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 7वां नंबर लिखा है राउल्ट के नियम कैसे कहते हैं। राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं, इसका अनुप्रयोग भी लिखिए सूत्र सहित, ठीक। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, किसी निश्चित ताप पर द्रव्य विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना आप करना है, ठीक। फिर क्या लिखना है, P बराबर P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ठीक
ठीक है भाई। अब रही बात क्या है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं जब तक नहीं लिखते तब तक नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे मेरे भाई, राउल्ट के नियम लिखना है तथा उसकी सीमाएं भी लिखना जरूरी है, ठीक। तो कम से कम 2 सीमाएं। तो पहले क्या लिखना है भाई कि यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है, ठीक। दूसरा में क्या लिखा है कि एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होते हैं। एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होते हैं। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है, क्या बोला मैंने कि सामान्य ताप दाब, ठीक, यानी कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। तो मेरे भाई राउल्ट का नियम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 7वां नंबर भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर। करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड। आपको हेडिंग डालना होगा, फिर इसके अंदर ये लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। मैंने क्या बोला कि द्रव स्नेही कोलाइडी, आपको हेडिंग डालना है, ठीक। ये आगे वाला हेडिंग डाल दिया। फिर इसके अंदर क्या लिखना है कि वह कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि, ठीक। अब आपको करना क्या भाई, इसको आपको लिखना, फिर क्या द्रव स्नेही किसे कहते हैं बता दिया, उदाहरण बता दिया। अब आपको हेडिंग डालना है कि द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक। अब इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर आपको ये लिखना है कि वह कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। इसमें क्या था मेरे भाई कि सरलता से कोलाइडी विलयन विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते थे। इसमें क्या लिखा है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, ठीक। ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना क्या है, इसका उदाहरण। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, धात्विक हाइड्रोक्साइड। क्या लिखना है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, धात्विक हाइड्रोक्साइड, यानी कि FeOH का होल थ्राइस। ये रहा आपका आंसर। तो इतना अगर आप करते हो मेरे भाई, तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। कहते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 9वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लेना। ये 3 नंबर का था, सच्चाई के साथ बताता हूँ, कई बार पूछा जा चुका, ठीक। सब मैंने भाई बहुत सटीक तरीके से क्या लिखना है कि वह आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं, ठीक मेरे भाई। वह आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। अब रही बात कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यानी कि उदाहरण, तो लिखना क्या है, K4 ब्रैकेट के अंदर Fe ब्रैकेट के अंदर Cn ब्रैकेट क्लोज, फिर 6 ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला, ठीक। में Cn का रेडायन आयन लिगेंड है, क्योंकि यह संकर में Fe डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है। बस इतना कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। इतना अगर आप छाप देते हो ना, तो 3 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इतना लिख देते हो कि लिगेंड किसे लिख दो कि लिगेंड किसे कहते हैं एग्जाम्पल सहित, तो यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है DNA और RNA में अंतर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बायो ले रखा है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DNA क्या है, DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। तो आपको एक तरफ हेडिंग डालना होगा DNA, एक तरफ आपको हेडिंग डालना होगा RNA। ये 5 नंबर पूछा आता है, इसमें कोई कताही नहीं, अंतर वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो उसी के अंदर हम 10वां नंबर क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो पहले नंबर क्या लिखना है कि यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। फिर RNA में क्या लिखना है कि यह कुछ वायरस में पाया जाता है, ठीक। फिर दूसरा नंबर क्या लिखना है, DNA में आ जाइए कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या लिखना है कि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक। इसमें क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, इसमें केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक। फिर तीसरा नंबर क्या लिखना है, तीसरा नंबर क्या है, यह मुख्य रूप से केंद्रीय पाया जाता है, ठीक। यह मुख्य रूप से केंद्रीय पाया जाता है। इसमें यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, ठीक। फिर इसमें चौथा नंबर हेडिंग डालना होगा कि DNA से RNA का निर्माण होता है। फिर इसमें चौथा नंबर लिखना होगा कुछ विषाणुओं में ही RNA से DNA का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, बस अगर आप इतना करते हो ना, तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। ये 10वां महत्वपूर्ण परिभाषा था, महत्वपूर्ण अंतर था, समझ गए होंगे मेरा कहना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई। कुछ भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, वॉइस में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके हर एक कमेंट के इंतजार में करता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं लोग वीडियो देख कर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।